वेलकम एवरीवन। वेलकम टू ज़ीरो एसोसिएशन। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मैंने जो पहला लेक्चर था दैट इज़ लेक्चर ज़ीरो, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बेसिकली क्या क्या चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, आपको कैसे पढ़ना है, पढ़ने पर फोकस कैसे करना है। तो पहला लेक्चर हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ फ्रॉम द बेसिक। तो बेसिक हमारा जो है दैट इज़ सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। पढ़ने का तरीका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ फिर से। पढ़ने के तरीके में हमारा ये रहेगा कि मैं यहाँ पर सब चीज़ें आपको बहुत डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। ये जो पीडीएफ जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना अगर आपको चाहिए हो। कोशिश करिए जो अगर ढंग से पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ साथ नोट्स बनाएं। ठीक है, मैं चीजें आपको लिखाता भी जाऊंगा। मेरे साथ साथ अगर नोट्स बनाओगे तो उसमें क्या रहेगा, थोड़ा सा आसानी रहेगी आपको आगे के लिए। ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन सबसे पहले हमारे पास चैप्टर है। सब्जेक्ट का नाम है मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। देखिए बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मतलब ये होता है कि जब भी हम कभी किसी बॉडी पर लोड लगाते हैं या फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी डिफॉर्म होती है। जब वो बॉडी डिफॉर्म होती है तो डिफॉर्मेशन में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस जनरेट होता है। जैसे मैं इस पेन को मोड़ना चाहूं या तोड़ना चाहूं तो मुझे कुछ पावर लगानी पड़ेगी। पावर क्यों लगानी पड़ेगी? क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस काम करेगा जो इसको टूटने से रोक रहा होगा। तो उसकी मात्रा पर डिपेंड करता है कि फोर्स कितना। जैसे मुझे इसको तोड़ना हुआ, पेन को प्लास्टिक के, तो मैं आसानी से तोड़ पाऊंगा। वहीं मुझे बॉटल को अगर तोड़ना हुआ तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब स्ट्रेंथ इसकी कम है, इसकी ज्यादा है। स्ट्रेंथ किस बात पर डिपेंड करती है? इंटरमॉलिक्यूलर रेजिस्टेंस पर, कि उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं जिससे वो मटेरियल बना हुआ है, जिस उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कितना पावर है। तो दैट इज कि जब हम फोर्स लगाएंगे तो कुछ चीजें जनरेट होंगी, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस और स्ट्रेन। इनको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते थे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मतलब समझ में आ गया कि जब हम फोर्स लगाते हैं कोई बॉडी रेजिस्ट करती है तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम बोल सकते हैं वो किस पर डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर। तो मॉलिक्यूल्स के बेस पर हम ये बता सकते हैं कि कौन कितना मजबूत है कौन कम मजबूत है। तो थोड़ा सा हम उसको टेक्निकल अब जाने वाले हैं। ये आपने सॉलिड लिक्विड गैस में पढ़ा होगा बट हम थोड़ा सा टेक्निकल स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेस की अगर बात करूं, द फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस बेसिकली होता क्या है? स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस जिसकी मैंने अभी बात की। जब हम फोर्स लगाते हैं तो कोई भी बॉडी डिफॉर्म होती है। जब बॉडी डिफॉर्म होती है तो उस बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स उसको रेजिस्ट करते हैं। दैट रेजिस्टेंस इस तो इंटरनल जो रेजिस्टेंस जनरेट होता है वो कहलाता है स्ट्रेस। ये ध्यान रखिएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं स्ट्रेस। ठीक है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं और लिखा भी देता हूं। तो दैट इज द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया offered by a body against deformation is known as stress। ठीक है। रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया को हम बोलते हैं दैट इज। अब क्या होता है देखिए बहुत ध्यान से कि जैसे मान के चलिए आपके पास ये एक बॉडी, अब हम इसमें कोई फोर्स लगाते हैं। ठीक है।
एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम फोर्स की बात कर रहे होंगे या मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स जब भी लगेगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, और हमेशा इक्वल इंटेंसिटी का लगेगा। अगर इधर P लग रहा है तो इधर भी P ही लगेगा। मतलब अगर इधर 10 किलो न्यूटन का लग रहा है तो इधर भी 10। क्यों? अगर हमने एक तरफ बढ़ा दिया दूसरी तरफ घटा दिया तो वो जो ज्यादा होगा वो खींच ले जाएगा उसको, तो वहां पर स्ट्रेस जनरेट नहीं हो पाएगा। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं कि हमने इधर भी फोर्स लगाया, इधर भी। अब बहुत ध्यान समझिए कि मैंने क्या बताया कि द स्ट्रेस इज विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, P बाई ए, यही मैंने बताया। अब बहुत ध्यान से देखिए, फोर्स जो लग रहा है, अब यहां पर मैंने क्या बताया, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब ये जो P है, हम यहां, ये तो एक्सटर्नल फोर्स है ना, तो हमने यहां पर लोड की जगह इस P को क्यों ले लिया, जबकि हमने बोला था इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ध्यान समझिए इस बात को, थोड़ा सा बहुत ध्यान समझिए कि जैसे मान लो ये पेन है, ये पेन है, ये पेन अभी आपको स्मूथ सरफेस दिख रहा है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस दिख रहा है, लेकिन क्या ये 100% स्मूथ है? नहीं है। मतलब अगर आप इस पूरे ये जो जगह है इसको थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो इसका जो सरफेस है वो आपको ऐसा ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ दिखेगा, और नीचे वाला सरफेस भी कुछ आपको ऐसा ऐसा दिखेगा। तो अब आप ध्यान समझो, मतलब जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखोगे, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूलर फॉर्म में अगर आप जाकर देखोगे तो आपको ये 100% स्मूथ सरफेस नहीं मिलेगा। तो क्या होगा कि एरिया की वैल्यू हर जगह देखिए कम होगी, बढ़ेगी, कहीं कम होगी, कहीं ज्यादा होगी, कहीं ज्यादा होगी, कहीं कम होगी, होगा ऐसा ही। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अगर एरिया की वैल्यू कम हुई, एरिया की वैल्यू कम हुई तो स्ट्रेस ज्यादा होगा, अगर एरिया की वैल्यू ज्यादा हुई तो स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब क्या कर सकते हो, जैसे हम इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो मटेरियल के अंदर क्या चल रहा है वो हमको समझ में नहीं आएगा, मटेरियल के अंदर क्या चल रहा है वो हमको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। लेकिन हम एक चीज ये इंश्योर कर सकते हैं कि भाई मटेरियल में, जो मटेरियल है हमारे पास, उसमें जो फोर्स बाहर से लग रहा है वो क्या है, जो फोर्स बाहर से लग रहा है वो क्या है, और जो फोर्स बाहर से लग रहा है वही तो उसको बेंड करने की कोशिश कर रहा है या तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अंदर क्या चल रहा है वो हम नहीं जान सकते, इसलिए जो बाहर की ओर जो फोर्स लगता है उसी को हम मान लेते हैं, हम लोकल भाषा में बोल देते हैं फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज स्ट्रेस। जबकि वो होता नहीं है एक्चुअली। एक्चुअली क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, जो अंदर से रेजिस्टेंस। अब अगर आप ध्यान से अगर देखोगे यहां पर, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ध्यान से देखने में हमें क्या समझ में आएगा कि अगर मैं इस पोर्शन को यहां से कट कर दूं, ठीक है, ये फोर्स इधर की ओर लग रहा है, तो इस पोर्शन को जब मैं कट करूंगा तो उल्टा इसको क्या होगा, अगर पूरी बॉडी स्टेबल कंडीशन में, स्टेबल मतलब इक्विलिब्रियम में है, तो क्या होगा, जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर लगेगा, बॉडी अपनी जगह पर फिक्स है। तो ये जो P फोर्स है इसको काउंटर करेगा एक अपोजिट फोर्स, और ये जो P फोर्स है इसको काउंटर करेगा एक अलग अपोजिट फोर्स। इसकी भी इंटेंसिटी P होगी और इसकी भी इंटेंसिटी P होगी। क्यों? क्योंकि भाई ये बॉडी चुपचाप रखी हुई है, इसको कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब मैं इसमें 10 किलो न्यूटन का भार लगाऊंगा तब ये उस 10 किलो न्यूटन को रजिस्ट करने के लिए डिफ्लेक्ट होगी ना। अब वो 10 किलो न्यूटन को झेल पाती है कि नहीं झेल पाती वो इस मटेरियल के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा, लेकिन वो डिफ्लेक्ट तो उस 10 किलो न्यूटन के लिए हुई। अगर 100 किलो न्यूटन लगाऊंगा तो 100 के लिए होगी, एक लगाऊंगा तो एक के लिए होगी। तो वही जितना मैं P लगाऊंगा इंटरनली उतना ही P जनरेट होगा। तो इसीलिए बॉडी के अंदर क्या चल रहा है वो हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हो किसकी वजह से रहा है, ये जो बाहर की ओर P लग रहा है इसकी वजह से, इसीलिए हम इसको P बाई ए कह देते हैं। समझ में आ गया होगा, बहुत डिटेल में मैंने समझा दिया, इतना डिटेल की जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने समझा दिया, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा स्ट्रेस होता गया। अब आप कभी भूलोगे नहीं, अगर आपने ये पूरा एक्सप्लेनेशन सुना है तो आप कभी भूलोगे नहीं कि स्ट्रेस होता क्या है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, स्ट्रेस यहां पर हो गया। अब स्ट्रेस की यूनिट हमको समझनी है,
ठीक है, यूनिट ऑफ स्ट्रेस। यूनिट ऑफ स्ट्रेस, तो यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस सबसे पहले P बाई ए। P क्या है? एक फोर्स है जिसको हम न्यूटन में नापते हैं, और एरिया, एरिया किस में होता है? मीटर स्क्वायर में हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में हो सकता है, mm स्क्वायर में हो सकता है, तो किसी में भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लो मीटर स्क्वायर में होता है बस, तो यही इसका यूनिट हो गई। तो हर, जैसे आपको पता है कि एमकेएस में अलग होता है, सीजीएस में अलग होता है, देन आपका एसआई यूनिट में अलग होता है, तो एसआई में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी कुछ यूनिट्स मैं आपको बता देता हूं जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। जैसे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन डिवाइड बाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर मैंने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, तो इसी को मैं लिख सकता हूं 1 न्यूटन पर 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये हो गया। सिमिलरली अब मैं इस 10 टू द पावर 4 को अगर ऊपर ले जाऊंगा तो मैं यहां लिख सकता हूं 10 टू द पावर -4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी को अगर आप mm में चेंज करना चाहो तो मैं इसी को लिख सकता हूं 10 टू द पावर -6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, mm में 10 टू द पावर दो, मतलब 100 का मल्टीप्लाई हो जाता है तो 2 जीरो और बढ़ जाते हैं, तो 10 टू द पावर -4 -6 हो गया mm में जब चेंज किया, तो ये हो गया पूरा एक लाइन में। ठीक है, सिमिलरली 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर में होता है 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 10 टू द पावर -6 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, और इसमें उसको निकालना चाहो 10 टू द पावर 6 हो जाता है बस। ठीक है, समझ गए? इसमें ये कितना होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 10 टू द पावर -6 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, और 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर में 10 टू द पावर 6 होता है, तो बस माइनस हटाने की देरी है। ठीक है, समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये यूनिट्स मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये अभी जब आप आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो अलग अलग यूनिट्स में आपको चेंज करना होगा, तो इसलिए आपको समझना जरूरी है। अब यहाँ पर थोड़ी सी कुछ और चीजें मैं आपको बता देता हूं। जैसे किलो जहां पर आएगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 10 टू द पावर 3 से। ठीक है, के से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मेगा आएगा जैसे किलो न्यूटन, मेगा न्यूटन, मेगा जब आएगा तो 10 टू द पावर 6 से, इसको हम कैपिटल M से करेंगे। देन जीगा आएगा, जीगा 10 टू द पावर 9, दैट इज जी। एंड टेरा अगर आता है 10 टू द पावर 12 टी से। ठीक है, टेरा तक आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जीगा और मेगा तक में ही काम चल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली अगर कहीं पर मिली आता है तो 10 टू द पावर -3, माइक्रो आता है तो 10 टू द पावर -6, नैनो आता है तो 10 टू द पावर -9, और पीको आता है तो 10 टू द पावर -12। ठीक है, इसको स्मॉल m, इसको म्यू, ईटा, इसको p, स्मॉल p। ठीक है, तो इन कुछ चीजों में हम इसको दिखाते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट में बेसिकली स्ट्रेस की यूनिट होती है। आप न्यूटन पर mm स्क्वायर में भी दिखा सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी दिखा सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस समझ में आ गया होगा सबको, क्लियर?
अब हम बढ़ते हैं स्ट्रेन की तरफ। स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है? स्ट्रेन इज लाइक चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। आपने बेसिकली सुना होगा कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, बट यहां पर लेंथ केवल नहीं होता, तो हम यहां पर थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और इसको बोलेंगे चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। क्या बोलेंगे? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी लेंथ, ब्रेड्थ, ठीक है, कुछ भी। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे अब आगे। तो स्ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो जब बॉडी में कोई भी लोड आता है तो बॉडी डिफॉर्म करती है, ठीक है, एक्सटर्नल लोड। तो जो चेंज इन डिफॉर्मेशन आता है उस लोड की वजह से डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो व्हेन अ बॉडी is subjected to some external force, there is some change of dimension of the body, ठीक है। so the ratio of change of dimension of the body to the original dimension is known as strain, ठीक है, इसी को हम स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। तो अब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, तो दोनों तो लेंथ ही हुआ ना भाई। चेंज इन लेंथ मतलब मान लो 2 मीटर और ओरिजिनल लेंथ ही 10 मीटर, तो दोनों मीटर मीटर मतलब दोनों लेंथ हैं, तो इसलिए स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस, ठीक है, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्लियर। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि स्ट्रेन में होता क्या क्या है, तो 4 तरीके के स्ट्रेन होते हैं जो हमको बेसिकली पढ़ने हैं। नंबर 1 टेंसाइल स्ट्रेन, नंबर 2 कंप्रेसिव स्ट्रेन, नंबर 3 वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, नंबर 4 शियर स्ट्रेन, ठीक है, ये 4 तरीके के स्ट्रेन होते हैं। अब टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है? जब किसी बॉडी में खींचा जाता है, मतलब टेंशन लगाया जाता है, तो टेंसाइल स्ट्रेन जनरेट होता है। जब किसी बॉडी को दबाया जाता है तो कंप्रेसिव स्ट्रेन जनरेट होता है। जब किसी बॉडी के वॉल्यूम में चेंज किया जाता है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जनरेट होता है। और जब किसी बॉडी पे शियरिंग होती है तो वो स्ट्रेन, तो शियर स्ट्रेन जनरेट होता है। कंप्रेसिव, टेंसाइल, वॉल्यूमेट्रिक तो समझ में आ गया होगा। शियर थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। शियर का मतलब होता है जैसे टेंसाइल खींचना, कंप्रेसिव दबाना, वॉल्यूमेट्रिक मतलब वॉल्यूम में चेंज कर देना, ठीक है, उसको वॉल्यूम बढ़ जाता है तो तीनों डायमेंशन में चेंज होता है। लेकिन शियर स्ट्रेन में क्या होता है कि जैसे मान लो 2 लकड़ी के फट्टे हैं, उनको जोड़ना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐसे रखें और बीच में गोंद लगा दिए, तो
वो दोनों को जब हम खींचेंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड होने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होने की कोशिश करेंगे। तो उस समय जो फोर्स जनरेट होगा दैट इज शियर स्ट्रेस। उस समय जो स्ट्रेस जनरेट होगा दैट इज शियर स्ट्रेस। और वो कहां पर जनरेट होगा? वो उन दोनों के ज्वाइंट पर ही जनरेट होगा। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस वहां पर जनरेट होता है शियर फोर्स की वजह से। शियर फोर्स जैसे कि आपको एग्जांपल दूं कि क्या होता है कि हम टेंसाइल कंप्रेसिव आप देख रहे होगे सरफेस के अलोंग लगा रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलर लगा रहे हैं। लेकिन शियर स्ट्रेन में जो शियर फोर्स लगता है ना, शियर फोर्स बॉडी के अलोंग लगता है। जैसे मैं जब हाथ ऐसे घिस रहा हूं ना, तो ये शियर फोर्स की वजह से ये एक दूसरे पर स्लाइड कर रहे हैं। एक एग्जांपल और बताता हूं, जब आप पेज पलटते हो अपनी कॉपी का तो आप शियर फोर्स लगाते हो, तो क्या होता है? पेज एक दूसरे के ऊपर स्लाइड, नोट गिनते हो, ठीक है, चेहरे पर क्रीम लगाते हो, साबुन लगाते हो, तो ये एक शियर फोर्स होता है, मतलब एक दूसरे पर रब करते हो आप, तो वहां पर शियर फोर्स होता है वो। ठीक है, जिसकी वजह से ये सब चीजें होती हैं। तो समझ गए सब कुछ टेंसाइल स्ट्रेन? तो थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं इसको। दैट इज नंबर 1, टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस हम समझेंगे और इसी में हम टेंसाइल स्ट्रेन को भी इंट्रोड्यूस कर देंगे। क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस मतलब जब हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स अपॉन एरिया, कितने एरिया में फोर्स लगा, जब उस फोर्स की वजह से लेंथ में चेंज हो जाता है या कोई चीज चेंज हो जाता है तो वही तो स्ट्रेन कहलाता है। तो हम स्ट्रेस पढ़ते हैं, उसी से हम स्ट्रेन भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि कोई एक बॉडी है, ठीक, इस बॉडी पे हमने एक फोर्स इंट्रोड्यूस की। ठीक है, अब इस बॉडी को हमने मान के चलते हैं किसी एक सेक्शन में यहां कट कर दिए, दैट सेक्शन इज एक्स एक्स। इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखाता हूं। ठीक है, अब बहुत ध्यान समझिएगा, यहां पर फोर्स लगा P, यहां पर भी फोर्स लगा P। अब इस बॉडी के अंदर क्या चल रहा है? क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम क्या करते हैं, इस बॉडी को चुपचाप जहां से एक्स एक्स है ना, वहां से काट के अलग अलग करके कोशिश करते हैं अंदर झांकने की कि क्या चल के आ रहा है अंदर। तो देखो ध्यान से, जब मैं इसको अंदर झांकने की कोशिश करूंगा तो मैं यहां से इसको कट करूंगा। ये मैंने इधर वाला पोर्शन इधर रख दिया और इधर वाला पोर्शन को इधर रख दिया। ठीक है, फोर्स वही लग रहा है, फोर्स वही लग रहा है, फोर्स में कोई चेंज नहीं। ये लगा था P और इधर भी लगा P। अब इधर वाले को पहले ध्यान से देखो, जब हमने इधर की ओर P फोर्स लगाया तो अंदर हमने क्या देखा कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मतलब खिंच रही है। तो क्या हो रहा है, इस P को रेजिस्ट करने के लिए इधर की ओर भी P फोर्स इंट्रोड्यूस हुआ। इधर की ओर भी P इंट्रोड्यूस हुआ। हमेशा ध्यान रखिएगा अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि अगर एक ही डायरेक्शन में होगा तो बॉडी मूव कर जाएगी, मूव कर जाएगी। ठीक है, तो प्लस P माइनस P वैल्यू 0, मतलब बॉडी अभी वहीं पे है। इस P को, ये जो ग्रीन वाला P है, इसको काउंटर करने के लिए अंदर ही यहीं पर एक और फोर्स इंट्रोड्यूस हो रहा होगा, दैट इज ऑल्सो P। और इसी P को काउंटर करने के लिए यहां पर ये वाला P इंट्रोड्यूस हो रहा है। समझ में आया पूरा अंदर चल क्या रहा है? जिस पॉइंट पर कहीं पर भी आप कट करोगे तो एक चीज उसको उधर खींच रही होगी, तो उतना ही पावर उल्टा लग रहा होगा, और उस पावर को खींचने के लिए उसी पॉइंट पर एक और पावर इधर लग रहा होगा और उसी को काउंटर कर रहा होगा बाहर वाला। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो फोर्स तो उतना ही लगा ना, फोर्स तो उतना ही लगा। तो हम यहां पर अगर पूरी बॉडी को बनाकर एक साथ दिखाने की कोशिश करें
तो हम ये बोल सकते हैं कि इधर की ओर हमारे पास P फोर्स लग रहा था, उसी को काउंटर एक्ट इधर की ओर भी P फोर्स कर रहा था, और अंदर की ओर भी जो फोर्स थे वो भी एक दूसरे को काउंटर कर रहे थे। एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और इसकी भी इंटेंसिटी पी थी, इसकी भी इंटेंसिटी पी थी, इसकी भी इंटेंसिटी पी थी, और ये भी पी था। ठीक है, समझ में आया? अब इनको, ये जो ग्रीन वाले पी हैं, इनको हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आया? तो क्यों मैं बार बार पी का यूज कर रहा हूं? क्योंकि जो फोर्स बाहर में लगा रहा हूं वही तो इंटरनली रेजिस्टेंस जनरेट कर रहा है, वही फोर्स। तो दैट इज वाई हम उसको P बाई ए ही ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम कोई एक ऐसा फोर्स लगाते हैं जिसको हम पुल बोलते हैं, पुल मतलब खींचना, तो दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होता है। तो अगर मैं लिखना चाहूं टेंसाइल स्ट्रेस की डेफिनेशन, द स्ट्रेस induced in a body when subjected to two equal and अपोजिट, ये ध्यान रखिएगा, इक्वल भी होने चाहिए और अपोजिट होने चाहिए, पुल्स, पुल्स मतलब खींचना, एज इन फिगर, जैसा कि हमने फिगर में दिखाया है। ये मैं आपके नोट्स के हिसाब से लिखा रहा हूं, ऐसे लिख लेना। सो एज अ रिजल्ट ऑफ which there is an increase क्या होगा जब खींचेंगे तो लेंथ बढ़ेगी, इंक्रीज इन लेंथ, उसकी लेंथ में इंक्रीज होगा, और इसी को इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। जब फोर्स की वजह से लेंथ में इंक्रीज हो उसी को हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। तो यहां पर अगर मैं ये फिगर याद रखिएगा, मैं नेक्स्ट पेज पर कैरी ऑन कर रहा हूं कि टेंसाइल स्ट्रेस that will be equal to resisting force divided by क्रॉस सेक्शनल एरिया। यही तो होता है, और ये क्या था? P बाई ए। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं P बाई, ठीक, ये होता है। और यहीं पर अगर मैं इंट्रोड्यूस कर दूं टेंसाइल स्ट्रेन, तो लेंथ में चेंज हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो चेंज इन लेंथ, क्योंकि लेंथ बढ़ी है ना भाई, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ E विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। दैट इज
डेल एल बाई एल। ठीक है, जैसे ये लेंथ थी, ये बॉडी थी, इसमें फोर्स लगाया गया, ये इसकी लेंथ बढ़ के इतनी हो गई। ठीक है, तो ये जो था लेंथ एल थी, यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक तो एल ही रहेगी, बट ये जो बढ़ गई है इसको हम डेल एल से दिखा लेते हैं, तो डेल एल अपॉन एल। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, समझ में आया? स्ट्रेन को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दैट इज सिमिलरली, अगर मैं आगे बढ़ूं तो अब हम पढ़ते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेन। नेक्स्ट जो सेकंड है, दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट वहां पर जो पुल था अब यहां पर पुश हो जाएगा, दबाने की कोशिश की जाएगी। तो डायरेक्ट मैं डेफिनेशन लिख देता हूं कि द स्ट्रेस induced in a body when subjected to ये याद रखिएगा इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। अपोजिट pushes as a result of which there is a decrease in length of the body is known as compressive stress। तो मैं डायरेक्ट एक फिगर बना देता हूं कंप्रेसिव स्ट्रेस का। ठीक है, इसकी वजह से इसकी लेंथ घट जाएगी, तो ये जो घटा, दैट इज पी, इसको भी हम पी ही बताएंगे। और ये जो यहां से यहां तक की लेंथ है, द टोटल लेंथ इज एल। और ये जो यहां से यहां तक चेंज हुई है, दैट इज डेल एल, चेंज इन लेंथ। तक कम हो गया तो यहां पर चेंज हो गया, तो ये होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। समझ में आ गया पूरी कहानी? और यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस जो जनरेट होगा वो किस डायरेक्शन में जनरेट होगा? मान लो ये एक सेक्शन है जहां से हमने कट किया इसको, तो ये कहां जनरेट होगा? देखो ध्यान से, ये इधर की ओर पुश कर रहा है, ये इधर की ओर पुश कर रहा है, तो इधर से जो फोर्स आएगा वो इसको इधर से पुश करेगा, इधर की ओर।
मतलब वो इधर दबा रहा है तो उसको इधर की ओर दबाएगा, और जो ये जो इधर की ओर दबा रहा है इसको काउंटर एक्ट करेगा, फिर से इधर की ओर एक फोर्स लगेगा, जिससे यहां पर वैल्यू एट एंड 0 हो जाए। तो इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस। और ये P इक्वल टू आर ही तो है, P इक्वल टू आर है, या तो P लिख लो या तो R लिख लो। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस को जो हम लिखेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस दैट विल बी इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया। So that is P by A where R equal to P। रेजिस्टिंग फोर्स के बराबर तो P है, तो लिख भी देता हूं। और कंप्रेसिव स्ट्रेन की अगर बात होगी तो कंप्रेसिव स्ट्रेन दैट इज E। बहुत सारी बुक में इसको ईटा से भी दिखाया गया, तो डेल L अपॉन L, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, बस खत्म। अब ये बात अलग है कि यहां पर जो चेंज इन लेंथ है दैट इज डिक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो लेंथ में पॉजिटिव है कि निगेटिव ये बात नहीं हो रही, बस ये हो रहा है कि चेंज इन लेंथ हुआ है कि नहीं, बस। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को जो है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को, इसको हम एक अलग सेपरेट अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब मैं यहां पर आपको समझाने वाला हूं शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस बहुत ध्यान समझो। शियर स्ट्रेस में आपको एक फिगर समझाता हूं, बहुत अच्छे समझ में आ जाए। ठीक, ये दो पट्टियां हैं जो ऐसे रखी गई हैं। ठीक है, इनके बीच में हमने किया एक कीली लगा दी। क्या किया? एक कील लगा दी। ठीक है, ये हमने कील लगाई है। कीली ऊपर से ऐसी दिखती है ना, ये कील आर पार हो गई। अब बहुत ध्यान समझो, हमने फोर्स कहाँ लगाया? हमने फोर्स लगाया यहाँ पे P। हमने फोर्स कहाँ लगाया? यहाँ पे। अब बहुत ध्यान समझो, आप इन दोनों को अगर खींचोगे तो यहां पर, कहां पर? इस पोर्शन में, ये जहां रेड से मैंने ऐसे कर दिया, इस पोर्शन पर फोर्स जनरेट होगा, शियरिंग, दैट इज कॉल्ड शियर फोर्स। वहां पर शियर स्ट्रेस जनरेट होगा। स्ट्रेस तो यही होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस कहां पर होगा? यहां पर होगा। समझ गए शियर स्ट्रेस क्या होता है? तो अगर मैं जैसे अभी समझा रहा था वैसे अगर समझाने की कोशिश करूं, तो मान के चलो आपके पास एक ब्लॉक है। ठीक है, ये आपके पास एक ब्लॉक है जो ये फिक्स पोजीशन पर रखा हुआ है। ये एक फिक्स पोजीशन पर, मतलब नीचे से ऐसे चिपका के रखा हुआ है। ठीक है, आपने यहां पर लगाया एक फोर्स, पी फोर्स, उसके ऊपर वाले सरफेस पर। ठीक है, आपने ऊपर वाले फोर्स सरफेस पर जब फोर्स लगाया और आपने कहा कि भाई हम एक सेक्शन यहां से कट करने वाला हूं, दैट इज एक्स एक्स। इस सेक्शन को अलग अलग करके दिखाओ, जैसे हम वहां पर देख रहे थे। ठीक है, लेंथ है हमारे पास L। तो जब हम सेक्शन को अलग अलग काट के देखते हैं, तो ये रहा ऊपर वाला सेक्शन, ये ऊपर वाला सेक्शन है। ठीक है, और यहीं पर बगल में हम नीचे वाला सेक्शन भी बना लेते हैं।
क्योंकि ये नीचे वाला सेक्शन यहां से फिक्स है। तो ध्यान समझो, यहां पर एक फोर्स P लग रहा है, इस P को काउंटर एक्ट कौन करेगा? अपोजिट फोर्स, ये दैट इज रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस के बराबर इसके अपोजिट एक रेजिस्टेंस लगेगा, दैट इज ऑल्सो रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस को फिर से काउंटर करेगा एक फोर्स जो यहां पर ऐसे लगेगा, वो P होगा। समझ में आया? ठीक है। तो क्या हो रहा है कि काउंटर एक्ट करके सारी पोजीशन वही हो जा रही। तो क्या होगा कि ये ऐसे टिल्ट होने की कोशिश करेगा, ये ऐसे टिल्ट होने की कोशिश करेगा। मान के चलो इसकी हाइट h है, तो देखो ध्यान से कैसे टिल्ट होने की कोशिश करेगा। ये कुछ, जब आप इधर की ओर फोर्स लगाओगे तो ये ऐसे झुक जाएगा, ये ब्लॉक कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है। डॉटेड कर देता हूं और अच्छे समझ में आएगा। तो यहां पर ये जो पोर्शन है यहां से यहां तक का, दैट इज डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ। तो यहां पर भी स्ट्रेन होगा, यहां पर ये होगा चेंज इन लेंथ, एल दैट इज चेंज इन लेंथ, और ये जो एंगल है दैट इज, इसको हम फाई मान लेते हैं। दोनों एंगल ऑब्वियसली सेम होंगे क्योंकि सॉलिड है। तो यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं तो शियर स्ट्रेस, और शियर स्ट्रेस को हम टाउ से दिखाते हैं। ठीक है, टाउ। तो शियर, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं, यहां पर शियर रेजिस्टेंस आएगा अपॉन शियर एरिया। तो एरिया तो अपने पास ए ही था और शियर रेजिस्टेंस आर था। देखो ना फिगर में, ये आर ही तो लग रहा है, ये रेजिस्टेंस आर था, तो हमने आर लिख लिया। तो अब लेकिन शियर रेजिस्टेंस आर जो था वो पी के बराबर था, तो यहां पे भी हम पी और एरिया जो लेंथ थी उसको हम मान लेते हैं। तो दैट इज एरिया। एरिया को हम क्या बोल सकते हैं? एल इंटू ए, मतलब एक लेंथ से अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहो, मतलब एरिया क्या होगा? लेंथ। ठीक है, लेंथ इंटू 1, हाइट अगर 1 मान लेते हो, मान लेते हैं, मतलब हमने यहां पर क्या किया है, आर को हमने माना है पी के बराबर और एरिया हमने माना है एल इंटू 1। ठीक है, एल इंटू 1 यूनिट लेंथ के लिए हमने लिया। तो यहां पर जो हमारे पास आ जाएगा दैट इज पी बाई एल। ठीक है, ठीक है। तो शियर, एक चीज यहां पर नोट करने लायक है, आपको आगे कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो उसके लिए होगा कि द शियर स्ट्रेस इज टेंजेंशियल टू द एरिया ओवर इट एक्ट। समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि क्या होता है, जैसे मैं आपको एक बुक के थ्रू समझाऊं। हाँ, ये रखिए मेरे पास, जैसे ये बुक है मोटी सी, हमने इसमें शियर ऐसे लगाया तो ये बुक ऐसे मुड़ जाएगी ना। ये देखिए ध्यान से, अगर ऐसे मुड़ेगी तो ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, वो इतना ही होगा जितना ये होगा। तो ये होता है, अगर नीचे वाले पोर्शन को मैं ये करके इधर की ओर फोर्स लगाऊं तो ये बुक पूरी ऐसे हो जाएगी। तो ये मैं शियर फोर्स लगा रहा हूं। तो अभी तक क्या हो रहा था, जब जो हम कंप्रेसिव या टेंसाइल लगा रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, चीज को खींच रहे थे। मतलब एरिया के, जैसे मान लो इसको हमको दबाना है तो कंप्रेसिव, खींचना है तो टेंसाइल। तो एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा था, लेकिन शियर स्ट्रेस में फोर्स कैसे लग रहा है? टेंजेंशियल, सरफेस के अलोंग। तो वही हमने लिखा कि शियर स्ट्रेस इज टेंजेंशियल टू द एरिया ओवर इट एक्ट। जिस एरिया पर उसको एक्ट करना है उसके टेंजेंशियल ही लगता है। ठीक है, समझ में आ गया? और यहां पर अगर हम शियर स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखो, शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन में क्या होगा, ये एंगल जो है इतना उधर की ओर वो टिल्ट हो गया। तो
तो दैट इज फाई शियर स्ट्रेन। तो फाई विल बी इक्वल टू डेल एल बाई एच। ठीक है, डेल एल बाई एच। अब ये एच कहां से आया, ये है एच, कितनी लेंथ वो मुड़ा। ठीक है, तो डेल एल बाई एच, ना कि डेल एल बाई एल, क्योंकि एल जो था वो तो एल ही रह गया ना, जितना ये यहां से यहां गया उतना ही तो ये यहां से यहां गया, तो लेंथ जितनी थी वो उतनी ही रह गई। लेकिन तो हम किससे रेशियो लेंगे, डेल एल बाई एच का रेशियो लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, डेल एल बाई एच होगा। ठीक है, तो शियर स्ट्रेन यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है सबको? ठीक है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन मैंने आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझा दिया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो यहां तक आज का वीडियो हम रखते हैं। नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे से मिल जाएगा, वो कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे इलास्टिसिटी, इलास्टिक लिमिट क्या होती है, फिर हुक्स लॉ और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाऊंगा। सो गुड बाय, टेक केयर। कोई भी समस्या हो या कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। गुड बाय, टेक केयर।